Hello friends, now we have moved in the next lecture, and in this lecture we will cover some more topics with new concepts, with new ideas. ठीक है? But make sure you have already watched the previous lecture because I have already told you something about this type of the barrier. यह एक बैरियर ही है एक प्रकार का, जो अब तीसरा तरह का मैं बैरियर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। अब मैं सीधे सीधे जो छूट गया था थर्ड टाइप ऑफ द बैरियर, दैट इज द सेलुलर बैरियर्स, तो इन सारी चीजों को डील करेंगे इस लेक्चर में बहुत अच्छे से। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि आई हैव ऑलरेडी जस्ट गो इन द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। मैंने पहले की तरह ही टॉपिक को अंतर्गत घुस चुका हूँ और अभी भी घुसते ही चला जा रहा हूँ। इसीलिए किसी को शायद में भी समझने में प्रॉब्लम फेस हो सकता है, बट एक दो तीन बार में समझ में आ जाएगा शायद। मतलब दो तीन बार अगर बैक करके भी देख लीजिएगा, है ना। और अगर फिर भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर होता है तो जो भी आपके टीचर्स जो होंगे नजदीकी से उनसे कंसल्ट कीजिए, शायद वो आपको और अच्छे से समझा दें, है ना। और यहाँ पे तो बाकी हो नहीं कि कैसे से क्या है, मैं आपको जान पाऊं, आपसे बातें कर सकूं और आपको से बता सकूं, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज का याद रहे कि आप नोट्स को यहाँ से लिख लीजिएगा और फिर जाकर के आप टीचर से आप समझ सकते हो, ठीक है। हम नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ द बैरियर, दैट इज द सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर यह एक बैरियर मैंने बताया था कि रोकेगा। हाँ जानते हैं सर, प्रीवियस लेक्चर मैंने बात किया इसीलिए आगे बढ़िए। वेरी गुड। लिखा हूं कि इट इंक्लूड्स फैगोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि जो सेलुलर बैरियर है वो क्या है जी, यानी कि उसके अंतर्गत में क्या क्या चीजें आती है। तो फैगोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, फैगोसाइट्स दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछा। कोई लड़का सोच रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सिखा दूं। यहाँ से पूछेगा कि सेलुलर बैरियर्स कंटेन्स डैश मार देगा, फैगोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स, तो दोनों ही करेक्ट है। समझ गया ना, कंटेन्स कहिए चाहे इंक्लूड्स कहिए, दैट इज द सेम थिंग्स। ओके, ये पॉइंट क्लियर होता है, फाइन, समझ गए हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट बताएं कि दे फॉर्म द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो हमारा सेलुलर बैरियर है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का के रूप में काम करता है या फिर कहलाता है। अब कोई लड़का सोचा है कि आप तो पढ़ा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ द बैरियर, लेकिन ये सेकेंड लाइन ऑफ, अरे बैरियर थर्ड पढ़ा रहा हूं लेकिन यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है ये सेलुलर बैरियर। मैं पढ़ा रहा हूं थर्ड टाइप ऑफ द बैरियर, बट ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है। मैं रिपीट कर दिया, आई होप कि आपने सुना होगा और समझा होगा। वेरी गुड। तो हाँ, इस भी जाहिर सी बात है कि यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछ देगा कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में विच ऑफ द फॉलोइंग काम करता है, तो दैट इज द सेलुलर बैरियर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि एंड वर्क, और काम करेगा कब भाई, तो लिखा हूं कि when the first line of defense is broken and bacteria and viruses have entered into the body। जाहिर सी बात है ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि सेकेंड स्टेज के लिए तैयार कब होंगे जी, जब हमारा पहला स्टेप सक्सेसफुल ना रहे, वो बेकार कर जाए, तब ये काम करता है। यानी कि जो पहले चीजों देखा आपने कि वो पैथोजेंस को रोकने का प्रयास कर रहा था लेकिन ऐसा रुका नहीं, वो असमर्थ हो गया और फाइनली पैथोजेंस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले चुका है। तो जैसे ही वो एंट्री ले लिया है तो अब क्या होगा, अब सेकेंड डिफेंस लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में ये सेलुलर बैरियर्स काम किया, तब इसका रोल प्ले करेगा, अपना जो भी कारनामा दिखाना है वो दिखेगा और रोकने का प्रयास करेगा किसको, पैथोजेंस को, और क्या। लेकिन हाँ, वो पैथोजेंस अब हमारे बॉडी में एंट्री ले चुका, तब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट होता है और काम करना शुरू करता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट बताया कि ड्यूरिंग एनी पैथोजेनिक इन्फेक्शन, अगर किसी भी तरह का पैथोजेनिक इन्फेक्शन होगा, पैथोजेनिक इन्फेक्शन मींस बैक्टीरिया, वायरसेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसीलिए चौंकिए नहीं। द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होता है या फिर अमाउंट का ही है, पैसा वाला अमाउंट नहीं, कितना है नंबर में, इस प्रकार से। और ल्यूकोसाइट काउंट वो भी डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, इंक्रीजेस शार्पली, वो बढ़ जाता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट लिखा हूं, अब तो कोई लड़का सोचेगा कि डब्ल्यूबीसी कौन तो यहाँ पे लिखा हूं कि देयर आर 3 बेसिक काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड ईच वन किल्स द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंटली। तकरीबन 3 तरह का डब्ल्यूबीसीस होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत, जो ऐसा नहीं है 3 तरह का है तो तीनों जाहिर सी बात है अलग अलग तरीके से अपना अपना स्टाइल दिखा के अपना अपना कारनामा करेगा, क्यों स्टूडेंट, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए ये तीनों तरह के। अब और हाँ, इन तीनों का नाम बता दें। पहला है मोनोसाइट्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स या फिर इसी को बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स याद रहेगा ना, शॉर्ट में PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। चलिए वेरी नाइस, याद हो गया आपको। द थर्ड वन, तीसरा तरह का जो ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, जो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए काम करेगा, और उसका नाम है न्यूट्रल किलर सेल्स। ठीक है ना जी, कहीं कंफ्यूजन होता है तो आपका तो क्या ही कहना, और आप लोग तो कंसर्न कर ही लगे। ठीक है ना, तो नोट में एक चीज और बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इन तीनों को आपको अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैंने नोट में कुछ लिखा है, तो आप क्या कीजिए, इस नोट को भी ध्यान में रखेगा। मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स क्या है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स इन द बॉडी। यहां से क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करेगा, कहेगा कि मोस्ट नेम एनी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स इन द बॉडी, जो कि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। तो मोनोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स में से कोई एक का नाम बता दीजिएगा, और दोनों लिखा तो क्या ही कहना। तो आई होप कि आपने इतनी सारी चीजों को समझा होगा, ठीक है ना, समझ गया होगा, अच्छी बात है। और इसको बस ध्यान में रखिएगा, क्यों, इसको मैंने ठीक, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि PMNL जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ये जो पूरा जो है वो इसको आपको याद करना होगा, समझ गया, अच्छी बात है। तो इतना ही नहीं, और सुनिए, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा, बोर्ड में तो कोई आशा ही नहीं है, ठीक है ना। तो पूछा है कैसे कि पैथोजेनिक इन्फेक्शन जैसा ही हुआ तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीजेस वाला ऑप्शन में टिक आउट कर देना, ठीक है ना। या फिर ल्यूकोसाइट क्या का जो काउंटिंग लेवल है या फिर काउंटलेट्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा। तो समझ गया हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत इजी रहता है, शानदार रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको आपको ऐसा सिलेक्ट कर देगा अनगढ़ी टाइप का जो आपसे बने ही नहीं। बी स्ट्रॉन्ग, बी पीसफुल, तो एवरीथिंग विल बी नहीं अप्लाइड बनेंगे, पॉसिबल नहीं बनेंगे, क्या सोच कर रखे हो। एनी हाउ, तो ठीक है ना, आप इसे नोट कर लिए, मैं इसे मिटा सकता हूँ, चलिए मिटा दें, आर श्योर, चलो इसे देख लेगा। ओके देन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। अब देखिए, इसको वन बाय वन मैंने कहा था डिटेल में बताने के लिए, तो सबसे पहले मैंने बताना चाहा है मोनोसाइट्स के बारे में। तो मोनोसाइट्स के बारे में लिखा हूं कि दे किल माइक्रोब्स बाय इंजेस्टिंग देम थ्रू फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस थ्रू एक प्रक्रिया के थ्रू ये मोनोसाइट्स क्या करता है कि जो भी माइक्रोब्स है उसको इंजेस्ट करने में, उसे निगल जाने में, उसे नष्ट करने में सहायता करता है। तो देखिए, इसको याद रखिएगा और इस पार्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है वो किस प्रकार से पूछेगा, तो आपको सिखा रहा हूँ। पूछेगा कि जो मोनोसाइट्स है वो माइक्रोब्स को इंजेस्ट करता है, इंजेस्टिंग इंजेस्ट करेगा वो भी थ्रू, यानी कि किसके द्वारा करेगा, तो या वो है फैगोसाइटोसिस के द्वारा करेगा, ठीक है, या फिर प्रोसेस कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा फैगोसाइटोसिस, राइट। चलिए, इट नेक्स्ट बताया न्यूट्रोफिल्स, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज द PMNL शॉर्ट में, उसका फुल फॉर्म पूछेगा
बोर्ड में पूछ सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि इतना उम्मीद करें कि पूछेगा, नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि तह बाई तह अंदर जो चले गए एनसीईआरटी में, तो इतना बखान भी नहीं किया होगा। बखान का मतलब हुआ एक्सप्लेनेशन, और क्या। तो बताया हूं, यहां से पूछेगा ऐसे कि न्यूट्रोफिल्स इज आल्सो कॉल्ड, तो ये नाम है जी, तो ये आसानी से आप लिख सकते हो ना, चलिए अच्छी बात है। अब देखो न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया हूं कि इट आल्सो इंजेस्ट एंड किल अदर बैक्टीरिया, ये साथ ही साथ ये भी इंजेस्ट करने का काम करता है। अगर और भी कुछ बैक्टीरिया रहा तो उसको भी धर दबोचेगा। कौन? तो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जबकि ये क्या करेगा, मोनोसाइट्स की एक तरह का जो भी वहां पे रहेंगे उसी को नष्ट करने का प्रयास करें। एनी हाउ, नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के बारे में आपको आपको जानकारी देता हूं, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो यहाँ पे लिखा हूं कि इट इज ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, एक प्रकार का लिम्फोसाइट्स है जो क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही रूप है। लिखा हूं कि दे डू नॉट अटैक द इन्वेडिंग माइक्रोब डायरेक्टली, जो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली जाकर करके अटैक नहीं करेगा, बट लेकिन दे किल सेल्स ऑफ द बॉडी दैट हैव बीन इन्फेक्टेड, लेकिन जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो इफेक्ट हो गया है, खराब हो गया है, उसको ठीक करेगा, उसको भरपाई करेगा, उसको सुधारने का प्रयास करेगा। अब कोई लड़का को समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी, जैसे एक घर में कोई अनजान व्यक्ति आ गया है जो कि झूठ है, फरेब है, मक्कार है, चोर है, और हम लोग जो ऑनर हैं घर के वो बाहर हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं डायरेक्टली उस व्यक्ति को पीटने नहीं चला जाऊंगा, मैं क्या करता हूं कि जिस घर में है उस घर पे ही अटैक कर देते हैं। जैसे कैसे कहता हूं कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, तो कुछ इसी तरीके से तो यहाँ काम हो रहा है नेचुरल किलर से उस समय भी, कि उस व्यक्ति जो अंदर पड़ा है उसको ना पीटते हैं, चलो घर को ही नष्ट कर देते हैं, घर रहेगा अपने मर जाएगा तार के चप के, चाहे जैसे भी। कहावत मशहूर है ना कि ना ही रहेगा बांस और ना बजेगा। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आगे बताना चाहता हूं कि दे किल बाइक, अब ये कैसे मारेगा, तुम्हारा मन में चल रहा हो कि कैसे, तो एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए कि ये कैसे काम किया है। ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने एग्जांपल लिया, इस टर्मिनोलॉजी को एक प्रकार से रेफरेंस पर्पस को आपको समझाने के लिए था, बट दरअसल में काम कैसे करता है अब उसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास किया हूं। तो लेट अस सी, यहाँ पे बताया हूं कि दे किल बाय क्रिएटिंग ए होल, एक छोटा सा होल क्रिएट करेगा, लार्ज पोर, जो कि बड़ा सा छिद्र रहेगा। देखो छिद्र में और होल में अंतर है, ठीक है ना। अगर होल बोलते हैं तो एक छेद हो जाता है, लेकिन छिद्र बोलते हैं तो यानी कि छोटा सा सूक्ष्म है। तो लार्ज पोर बोल सकते हैं, लेकिन लार्ज होल नहीं लिखा, इसी थोड़ी बेवकूफ है लिखने वाला, क्या लगता है ऐसे ही लिख दिए। और फिर मैंने तो टेस्टिंग किया ना, अरे चेकिंग बोल रहा था, तो टेस्टिंग बोले चाहे चेकिंग बोले एक ही बात है, तुम दिल पे ले लेते हो। यानी हो तो लार्ज पोर है, ठीक है। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होल कर देता है, और फिर क्या होता है कि ऑफ द टारगेट सेल, यानी कि जो भी सेल को टारगेट किए हैं उसमें क्या करेगा, एक छिद्र कर दिया, यानी कि एक होल कर दिया। अब कहां करेगा, तो दैट इज लिखा हूं द वायरस इन्फेक्टेड सेल या फिर कैंसरस सेल, दैट इज द कैंसर सेल। जहां पे भी वायरस ने हमारे सेल को अफेक्ट किया है, खराब किया है, वहीं पे छिद्र करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है परफोरिन्स। तो परफोरिन्स नाम का ये प्रोटीन जो है वो रिलीज करेगा फ्रॉम द नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल जो है वो इसको रिलीज करेगा। याद रहे, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, एआईएम्स का जब एग्जाम दोगे ना तो वहां में ये आ सकता है कि नेचुरल किलर सेल जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज करता है, उस प्रोटीन का नाम बताइए भैया, तो परफोरिन्स नाम का प्रोटीन रिलीज करता है। चलो अच्छी बात है, तो इस चीज को क्या कीजिएगा, आप अंडरलाइन कीजिए, ताकि कभी भी नोट्स तो मैं बहुत ज्यादा आपको लिखा ही रहा हूँ, तो आपको खुद से भी रिवाइज करना चाहिए। सॉरी फॉर दैट बिकॉज डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड माय हाउस, ठीक है ना, सो डोंट मारी। पता नहीं रात के समय है ना, तो उसको कुछ कर नहीं सकते हैं बेचारे को, है ना, और बाहर जाकर देख भी नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा आधी रात तकरीबन गुजर चुका है।
तब बाहर में है तो साउंड तो आएगा ही ना जी। माइक ये पता नहीं, ये नॉइज कैंसिलेशन माइक नहीं है, जो भी रहता है यहाँ पे कैप्चरिंग कर लेता है। सो लेट अस हटाइए उसको, सॉरी फॉर दैट टाइम रियली। बट नाउ लिसन टू मी। तो आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, ठीक है ना। यहाँ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपको पता चल गया ना। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि द परफोरिन मॉलिक्यूल्स आर इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। जो परफोरिन मॉलिक्यूल्स जो है वो नेचुरल किलर सेल्स ने रिलीज किया तो क्या हुआ, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो क्या करेगा, टारगेट सेल के पास गया और जैसे ही ये गया फिर क्या होगा कि फॉर्मिंग ए पोर, एक प्रकार का एक छिद्र बना लिया। अब जब छिद्र बना लिया तो दिस पोर अलाउज वाटर टू रश इनटू द टारगेट सेल। अब यही पोर से जो है वो पानी जो है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, अंदर चला जाएगा। और दैट स्वेल्स एंड ब्रस्ट, जब पानी अंदर चला गया तो वो फूल जाएगा और जैसे ही वो फूल जाएगा तो ब्रस्ट यानी कि वो फट जाएगा, ठीक है ना। आपको बता नहीं सकता, बट आधी रात को जब वीडियोस आप बना रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग आपके जैसे काम नहीं करते हैं तो बहुत ही अंदर से थोड़ा सा तो डर लगता ही है। बट डो वरी, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कैन डू इट बेटर फॉर यू एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक्चुअली आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना। एनी हाउ, तब देखिए आप, आई होप कि आपने इतनी सारी चीजों को सीखा होगा जो भी मैंने आपको बताना चाहा तो आप सीख पाए होंगे। तो आप क्या कीजिए, आप इसे नोट कीजिए ताकि ताकि कुछ और चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं आपको बता सकूं। समझ गया डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। अगर देखिए कुछ कुछ चीजें में शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता होगा क्योंकि शायद मैंने ही कहीं एक्सप्लेनेशन करने में कमी कर दिया होगा। हाँ ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर प्रदर्शन करें। और अगर कहीं कमी है तो आप अब जो भी आपका नजदीकी टीचर्स है उनसे कंसर्न करके और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा चीजों को जितना हो सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे भी मेरा नोट्स बहुत ज्यादा आपके लिए रहता है तो ज्यादा चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करता चलूंगा। मुझे नहीं पता कि आगे का और लेक्चर कितना आने वाला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारा भी टर्मिनोलॉजी लिखाना है, कुछ और बड़े बड़े कैंसर जैसे आर्ट्स को इसको डिटेल में आपको पढ़ाना है और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो उसको भी बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो चल जाएंगे, लॉन्ग वीडियोस तो हो ही जाएगा। सो कुछ कुछ आप लोग भी मेहनत किया कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। नहीं अभी नहीं मिलूंगा, अभी कुछ और बातें करूंगा तो उससे पहले कितनी सारी चीजों नोट कीजिए ताकि इसे इरेज करूं और वो कुछ मैं लिखा सकूं। लिख लिया, मिटा दो। ओके, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, करते हैं। देखो बट उससे पहले मैंने कुछ एक पॉइंट लिखा है उससे ध्यान में रखना, नेचुरल किलर सेल के बारे में है जो इंपॉर्टेंट है। नेचुरल किलर सेल्स अटैक कैंसर सेल। नेचुरल किलर सेल जो है वो क्या करता है, एक कैंसरस सेल्स पर अटैक कर देता है, लेकिन कब, इवन बिफोर दे डेवलप इनटू अ डिटेक्टेबल ट्यूमर। जैसा ही किसी के बॉडी में कैंसर है वो पहचान कोई व्यक्ति क्या करेगा उससे पहले ही ये नेचुरल किलर सेल जो है वो जाकर के अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि ये कोई बैक्टीरिया वायरस से क्या लेना देना, इसका सेल दिखेगा अंदर में खराब हो रहा जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा है पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान दीजिए ये नेचुरल किलर सेल्स ही है वो। समझ गया ना। चलिए अच्छी बात है। तो आप इस यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए ये पॉइंट जो है वो अंडरलाइन है। बाकी आपको पता है कैसे पूछे, बार बार एक ही चीज को कितना ही बताना। चलिए याद रहे, मैंने अंडरलाइन कर लीजिए, कर दिया है, आप भी कर लीजिए। अब देखो जो भी मैंने आपको बताया है इसी नेचुरल किलर सेल के बारे में कि कैसे काम करता है, उसी इन्हीं सारी चीजों को मैं इस फिगर के बारे में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। देखो समझाना क्या चाहता हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो लेट अस सी। सबसे पहले नेचुरल किलर सेल है ये, तो नेचुरल किलर सेल है जो तो पता ही है कुछ ही करेगा, परफोरिन परफोरिन नाम का कंटेनिंग वेसिकल, यानी कि इसके पास परफोरिन है कुछ इस प्रकार से डॉटेड में। तो ये है, तो ये क्या करेगा, ये कहाँ जाने का प्रयास करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
परफोरिन मॉलिक्यूल्स जाएगा ना, तो जाएगा कैसे, तो एक पोर बनाते हुए जाएगा, तो पोर बना दिया, पोर बनाते हुए बाकी सब एंट्री लिया, तो जैसे ही यहाँ पोर बना करके एंट्री लेना चाहा, यहाँ पे पोर हुआ, ये लैंड है परफोरिन, परफोरिन, ठीक है ना, एन एन लाइंड होल, ठीक है। परफोरिन लाइंड होल है, तो जैसे ही होल हुआ फिर क्या होगा कि वाटर जो है वो एंट्री लेगा, और फिर इसके बाद वो सेल जो है वो फूल जाएगा। टारगेट सेल वॉल स्वेल, यानी कि फूलना, स्वेल का हिंदी मीनिंग हुआ फूलना, और जब फूल गया, ज्यादा हो गया, ब्रस्ट हो गया, यानी कि छिद्र हो गया, और फिर इस प्रकार से काम करता है कि जो हमारा है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना। तो जब वो सेल वॉल ही है नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर वो रहेगा कैसे, वो कहाँ पैथोजेंस जो है वो अपना डेरा डालेगा, बसेरा डालेगा। अब जैसे कि स्मेल, जो खराब स्मेल है वो खराब जगह से आता है, हम खराब जगह को ही नष्ट कर देंगे, यानी कि क्लीन कर देंगे किसी भी तरीके से, तो नहीं आएगा। कुछ इसी तरीके से काम किया, और तो कुछ है नहीं, बाकी अपना देखते रहिए। तो ये फिगर बना लेगा, ठीक है ना, आप ही के लिए मैंने ये ड्रा किया, तो इसे बना लो नॉलेज के लिए और कॉपी के ब्यूटी के लिए भी। तो आई होप कि आपने इसे बना लिया, नहीं बनाए हो, पता है इतना जल्दी कैसे बना लेगा ट्रांसफार्मर, उतना लेक्चर देखते देखते पुराना हो गया होगा कि तेल उल डालना पड़ेगा, नहीं हो। चलो लिख लो फिर से, मैं अब हटता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि कुछ और बातें आपको बता सकूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो जैसा मैंने बताया था थर्ड टाइप ऑफ द बैरियर के बारे में, तो तीसरा मैंने आपको बताया होगा, तो उसे जब आपने देख लिया तो आपका नेक्स्ट बैरियर आता है कि क्या रोकने वाला है। अब उन्हीं सारी चीजों को मैं आपको क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो फोर्थ टाइप ऑफ द बैरियर है जिसका नाम है साइटोकिनिन बैरियर। अब इसी बैरियर के बारे में जानते हैं। अब जानते ही हो कि ये बैरियर है, यानी कि रोकने का काम करेगा, तो बट इसके कुछ डिटेल में बताता हूँ। वैसे क्या है, ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आओ चलो देखते हैं कि इसे क्या होने वाला। तो यहाँ पे लिख रखा हूं कि वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट इंटरफेरोन्स। अगर कोई भी ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी के अंतर्गत में जाता है और वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया है, तो जो हमारा सेल्स है अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है तो एक प्रकार का कुछ सीक्रेट करेगा, स्पेशल तरह का, जस्ट लाइक ए स्लिमी, दैट इज द इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स सीक्रेट किया जाएगा वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो क्या सीक्रेट करेगा, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि इंटरफेरोन्स, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि इंटरफेरोन जो है वो आखिरकार सीक्रेट क्यों किया। तो यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि नॉन इन्फेक्टेड सेल को वो बचा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या सर उसको ठीक भी कर देगा, तो नहीं, ठीक नहीं करेगा, बट उसको रक्षा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे टोकरी में टमाटर वहां पर रख दिया है और कोई एक टमाटर जो है वो सड़ गया, खराब हो गया, बट कोई लड़का है कि उसमें कुछ कारपिट वगैरह, कारपिट से तो और पक जाता है, कुछ ऐसा केमिकल्स वगैरह है, उसको मैं ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह उसमें लगा दिया, तो वो जो अच्छा सेब है, अच्छा टोमेटोज है, वो खराब नहीं होगा, लेकिन खराब वाला का तो क्या ही कहना। तो उसी को अच्छा सेल को रक्षा करेगा, कहाँ, किससे, तो खराब सेल को। इसी के लिए इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स नाम का केमिकल्स कहीं कहिए, जो कहिए सो कहिए, वो रिलीज होता है ताकि रक्षा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। आई डोंट थिंक कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखा हूं कि इंटरफेरोन्स आर ए क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखिए इसको यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, हालांकि नॉर्मल बोर्ड लेवल का तो ये क्वेश्चन है नहीं। एआई एम्स का एग्जामिनेशन देखो, चाहे नीट वगैरह इस सब का एग्जामिनेशन दोगे ना, तब उसमें ये पूछता है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, लेकिन किससे रिलीज होता है, इन्फेक्टेड सेल का, व्हेन दे आर अटैक्ड बाय ए वायरस, जब वो सेल है जो वायरस के द्वारा क्या किया गया, अटैक किया गया था। नेक्स्ट लिखा हूं कि इंटरफेरोन्स मेक देम रेसिस्टेंट टू वायरस। जो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इंटरफेरेंस का क्या, ऐसा क्या करेगा, जैसे कि मान लिया जाए कोई बगल में म्यूजिक बजा रहा है, वो म्यूजिक का असर हम पे नहीं पड़े, कोई हमें गाली दे रहा है, गाली का असर हम पे नहीं पड़े, तो ऐसा क्या करें, तो हम उसकी बातों को सुनेंगे नहीं। तो उसी, ठीक उसी प्रकार से ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है कि ये जो
इंटरफेरोन्स रिलीज हुआ इन्फेक्टेड सेल से, तो जहां पे सही सेल है उसके पास चला गया और उस सही सेल को और ताकत दिया और रेसिस्टेंस बनाया। क्यों भाई? ऐसा इसलिए ताकि ताकि जो भी वहां पे इन्फेक्टेड सेल है वो अच्छा सेल को खराब ना कर सके। समझ गया ना? तो इन्हीं सारी चीजों के लिए कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट लिखा हूं कि दे हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। ये मैंने एक प्लस पॉइंट लिखा है, ठीक है? ये मैंने अपने मन से खुद जोड़ा हुआ हूं। इसे मन है तो लिखेगा, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, बट मैं हमेशा आपको कहूंगा कि इसे लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया। तो दे हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव, ठीक है ना? तो हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा वायरस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। नेक्स्ट लिखा हूं कि ड्यूरिंग रिएक्शन नॉट ओनली वायरसेस मल्टीप्लाइज बट आल्सो प्रोड्यूसेस मोर इंटरफेरेंस। जब वायरस ने इन्फेक्ट किया तो उस समय तो वायरस जाहिर सी बात है, कोई भी पैरासाइट है जो आएगा वो 1 से 2 होगा, कुछ इस प्रकार से अपना अमाउंट जो है वो बढ़ाते जाएगा। क्या होगा? इस प्रकार से अपना अमाउंट जो है वो बढ़ाते जाएगा और फाइनली क्या होगा? फाइनली वो ज्यादा अमाउंट बढ़ा करके एक ग्रुपिंग के रूप ले लेगा। और तो वो हुआ ही, तो जैसे ही वो होता है तो उसके साथ ही साथ ज्यादा इंटरफेरेंस रिलीज होगा। और जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा इंटरफेरेंस को रिलीज हुआ तो सेल जो है वो ज्यादा रेसिस्टेंस बनेगा उस वायरस से लड़ने के लिए। तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा। तो इतनी सारी चीजों को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, कुछ और भी चीजों को लिख लूं। चलो लिख लिया होगा, मिटा देते हैं इसे, है ना? कुछ भी चीजें बताने लायक थी, मैंने हर एक चीज को बताया और ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा हो। तो जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया हूं अभी भी, उन्हीं सारी चीजों को मैं फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना? और कुछ खास नहीं है, तो एक बार फिगर के माध्यम से समझ लेगा, बहुत ही इजी है। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वायरस, ठीक है? अब वायरस है तो वो इस सेल में गए, तो वो सेल जो है वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन्फेक्टेड सेल हो जाएगा विथ वायरस। चलिए अच्छी बात, तो लिख दिया ये एक इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है? तो ये सेल है तो इसका न्यूक्लियस होगा। फिर वायरस क्या करेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस सेल में है तो मल्टीप्लाई होगा। तो जब जितना ज्यादा, बताया था ना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस होता है उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? बोलो, हम वह भी बोल गया, तुम बताओ। बताया था ना कि इंटरफेरेंस जो है वो प्रोडक्शन करता है, इंटरफेरोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तब। तो इंटरफेरोन जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ हाई अमाउंट में, ठीक है? जस्ट लाइक दैट। तो फिर ये इंटरफेरोन्स जो है वो क्या करेगा, ये कुछ सेल के ऊपर में जाएगा। ये इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल में से मान लेते हैं ये जो है वो इंटरफेरोन्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ इन्फेक्टेड सेल में से, ठीक है? तो इन्फेक्टेड सेल जो है वो क्या करेगा, इंटरफेरोन्स का प्रोड्यूस करेगा। किस लिए? तो न्यू सेल्स को, अच्छा सेल को अच्छा रखने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है? तो उसी के चक्कर में ये इंटरफेरेंस जो है वो न्यू सेल्स यानी कि बेहतर सेल, जो सबसे अच्छा सेल है उसके पास गया और उससे लिपट जाएगा। अब जैसे ही ये नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास जाएगा ना, क्यों? ताकि उसको बचा सके, किससे? तो इन्फेक्टेड सेल से। चीजों को समझना चाहिए, हाँ सर। फिर आगे बताए, तो आगे ये होगा कि ये जो सेल है वो सेल्स मेड रेसिस्टेंस टू वायरल अटैक। तो इस सेल के पास ऐसा क्षमता हो जाएगा, ऐसा कैपेसिटी हो जाएगा कि इन्फेक्शन उस सेल में नहीं होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट जी? क्लियर होता है। तो आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। और हाँ, तो इसे आप नोट कर लीजिए एक फिगर के माध्यम से, और कुछ खास नहीं था, बस मैंने जो भी चीजों को आपने 4th नंबर पे एक्सप्लेन किया है, मैं उसको बस एक्सप्लेनेशन जो किया था ना लिख करके, उसको फिगर के माध्यम से दर्शा दिया, जस्ट सिंपल। और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इसे आप भी लिख लेगा, और सिर्फ हमसे ही मेहनत करवाते हो, तुम भी कब को लिख लिया करो। तो आई होप कि आपने इतनी सारी चीजों को लिख लिया होगा। चलिए अच्छी बात है। तब जो कुछ भी मैंने नोट्स को जरा सा कुछ अलग से ज्ञान देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसे बोलने से ना बच्चों को माइंड में जो चीजें है वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो लगता है कि नहीं सर समझा रहे हैं, मुझे फॉलो करना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो भी नोट्स वगैरह सब कहीं से पढ़ते हो तो उस नोट्स को रिवाइज कीजिए, चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। जो भी टीचर्स आपको बताए उसका एक नोट्स तो बनता ही है।
और ऐसा थोड़ी है कि देखिए, हो सकता है कि कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करे, नोट्स प्रोवाइड नहीं करे, बट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स। तो ये समझाता हूँ मैं कि जैसे पढ़ा तो आपने कुछ नोट्स तैयार किया होगा, तो उस नोट्स को एक बार क्या कीजिए, आप उसे देख लीजिए, उसे रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। अब ऐसा क्यों सर? उससे होगा ये स्टूडेंट कि जब तुम नहीं भी देख रहा होगा वीडियोस को ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, सर का क्लास ऑफ बंद हो जाएगा ना, 1 घंटे 2 घंटे या फिर 3 घंटे जो भी क्लासेस होगा, उसके बाद भी तुम उस चीजों को रिवाइज कर कि सर ने क्लासेस में ऐसे बताया था, वो अच्छा ये होता है, ताकि चीजें आपको बेहतर से बेहतर तरीके से याद रहे। ठीक है ना? तो याद करने में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बाकी बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। Your smiles is precious. Your single smiles can change this world. ठीक है ना? एक स्माइल्स किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए एक हेल्दी मुस्कुराहट रखिए। और तुम्हारा गुस्सा आ रहा है कि हेल्दी मुस्कुराहट क्या हुआ भाई? अरे हेल्दी स्माइल कहने का अर्थ हुआ कि रियल वाला स्माइल। अब से कोई हंस रहा है जैसे, एनी हाउ, झूठा स्माइल कीजिएगा ना तो अगला आदमी समझ जाता है, तो इसलिए रियल रहिए, रियलिस्टिक दिखिए, जो है सो इनके अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा। ठीक है ना? तो फिर से बातें करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी, स्टे, बस ऐसे ही स्टडी के साथ स्टे रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, सीरियस बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ, चाहे आप कैसे भी मुसीबतों का सामना कर रहे हो। ठीक है ना? सो लव यू ऑल, टेक केयर।